ओके, चलो कोई मुझे क्वेश्चन बताएगा, क्या क्वेश्चन था? टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 में सर 4 टाइम 1 और 2। 4 टाइम 1 और उसके बाद 2, है ना? टेबल 2 में 2 टाइम 1 फिर 2 फिर 1। ओके, 3 टेबल टाइम 3 1। में 3 टाइम 1। 3 टाइम 1। ओके, चलो अब इसको करते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली देखेंगे कि तीन जॉइंट्स को आपस में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमने देखा नहीं है। ओके, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना टेबल बनाते हैं। क्रिएट आज मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि बिना क्रिएट स्टेटमेंट लिखे कैसे हम डायरेक्टली अपना टेबल भी बना लेंगे और एक ही बार में इंसर्ट भी कर लेंगे, ठीक है, जब हमें इससे कम डेटा के साथ काम करना होता है। तो अभी मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, ये टेबल बनाने की कोशिश करूँगा सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। तो सिलेक्ट वन यूनियन सिलेक्ट, इसको ऑल लगाएंगे, सिलेक्ट वन वन 4 टाइम्स 1 है और उसके बाद 2 है, राइट, तो ये वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन ऑल क्या करता है कि जब भी हम कोई भी दो सेलेक्ट स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर साथ में, दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सेम डेटा टाइप्स हैं, और उसको अगर साथ में ऐसे रन कर देंगे बीच में यूनियन ऑल लगा के, तो क्या करता है, दोनों आउटपुट को, दोनों के जो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट हैं, दोनों को साथ में साथ ऐसे मर्ज कर देता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा का मतलब कीवर्ड होता है जिसका नाम है यूनियन, ठीक है, जिसमें ऑल नहीं होता है। वो क्या करता है कि जब दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के आउटपुट को मर्ज करेगा तो उसमें से डुप्लीकेट्स को हटा देता है बस, ठीक है। तो अब ये सिर्फ हमने एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू में किया है, बट ये तुम कंबाइंड बहुत सारे वैल्यूज में भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं देखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज अगर लेते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयज में इसमें नेम्स आ रहे हैं। देन फिर एक और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो दोनों टेबल में हमारे पास फुल नेम है ना। तो मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों टेबल में से जो फुल नेम है दोनों की लिस्ट को कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें भी क्या करूँगा, फुल नेम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे फुल नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और दोनों को रन करते हैं। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, मान लो कि मुझे इसमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों आउटपुट को सेम टेबल जैसा दिखाना है, एक टेबल में मर्ज करना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में यूनियन या फिर यूनियन ऑल लगाएंगे। यूनियन ऑल जब लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो सेम वैल्यूज हैं वो मतलब जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। मतलब यूनियन ऑल मतलब कुछ नहीं, सिंपल एक के नीचे एक लिख दो, ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं तो ऐसा कुछ आउटपुट बनता है ना। अब यहाँ पे जैसे ये डुप्लीकेट्स आ रहा है, अगर तुम चाहते हो कि ये 3 बार ना आए, जो डुप्लीकेट है वो एक ही बार आए, तो अपने आप ये क्या करेगा, यूनियन ऑल को हटा के यूनियन ऑन यूनियन लिखेंगे तो अपने आप ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो यूनियन दो चीज़ें करता है, एक तो तुम्हारा यूनिक वैल्यूज को रखता है, सिर्फ डुप्लीकेट को हटा देता है, चाहे वो दोनों टेबल मिला के हो या अलग अलग हो, कैसे भी हो, ठीक है। अगर ये INJI अगर टेबल 1 में होता तो तब भी हमारा वो एक ही बार आता, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ वो क्या करता है कि यहाँ पे वैल्यूज को सॉर्ट भी करने की कोशिश करता है पहले, ठीक है। तो और यहाँ पे वैल्यूज को सॉर्ट भी कर दिया उसने, अगर देखो IJMR, ठीक है। कोई डाउट है यूनियन में और यूनियन ऑल में? एक बार सर यूनियन थोड़ा सा रिपीट करिए। देखो यूनियन में समझने के लिए कुछ नहीं है। देखो नॉर्मली अगर हम दो टेबल का आउटपुट देखें, है ना, जैसा आउटपुट है सके ऐसा, तो अब इसमें ये वैल्यू जो है डुप्लीकेट हो रही है ना, मल्टीपल टाइम्स है ना। ये वैल्यू अगर यहाँ पे भी होती ऊपर में INUJI, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जब हम इन दोनों को मर्ज करते तो ये वैल्यू कितनी बार आती, 4 बार आती, राइट। लेकिन यूनियन लिखने पे क्या करेगा, वो 4 की जगह एक ही बार दिखाएगा, चाहे कितनी बार भी रिपीट हो, ठीक है। तो यूनियन दो चीज़ें करता है, डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करेगा, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स, एंड उसको क्या करेगा, ऑर्डर बाय भी कर देगा, ऑर्डर बाय, ओके।
क्लियर? और यूनियन ऑल कुछ नहीं, बस इन दोनों को साथ एक के नीचे एक लिख देता है, बस दैट्स इट। अब क्लियर हुआ यूनियन और यूनियन ऑल? Yes. ओके, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने लगाया। हमने क्या किया, अलग अलग सिलेक्ट स्टेटमेंट है। पहला सिलेक्ट स्टेटमेंट ये ऐसा वन रिटर्न कर रहा है इधर, है ना। दूसरा वाला यहाँ पे अगर देखोगे ये भी ऐसे एक वन रिटर्न कर रहा है। तो मैंने क्या किया, सबके बीच में यूनियन ऑन लगा दिया। तो क्या होगा कि वन 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 एक साथ नीचे एक के नीचे एक आ जाएंगे, और टू लास्ट में एक के नीचे एक आएगा। इसको ऐसे रन करने पे कुछ ऐसा आउटपुट बनेगा। ठीक है, अब ये पूरा चीज एक मेरा बड़ा सेलेक्ट स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है, जो एक टेबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं क्या करूंगा, एक ऐसे ब्रैकेट में डाल दूंगा। ठीक है, और इन सभी में कोई भी कॉलम नेम नहीं है, देखो, देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन सबको एक कॉलम नेम भी दे दूंगा, एज आईडी मान लो। कॉपी करते हैं, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। तब इसको अगर यहाँ से ऊपर तक रन करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा वन 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 और लास्ट में टू बन जाता है। ओके, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अभी यस सर। अभी सब क्वेरीज आते हैं। सब क्वेरी क्या होता है? एक के अंदर एक क्यूरी लिखने को। हाँ, और सीटी भी याद होगा। आई सर। सीटीई याद है? सीटीई, सीटीई। सिटी यस। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, वही चीज़ यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, ये मेरा पूरा एक बड़ा सेलेक्ट स्टेटमेंट जिसका आउटपुट वो आ रहा है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, एक सीटी में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने इसको बोला विथ सीटी। ठीक है, और मेरा सीटी का नाम भी सीटी है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये मेरा आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट में सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। ठीक है, क्लियर? तो इसको मैं ऐसे नहीं भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ इसको। ओके, और यहाँ पे आएगा एज। ओके, तो अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो ये ऐसा एक मेरे को टेबल देता है जिसमें एक आईडी कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, ये चीज़, ये पूरा जो आउटपुट है इसको मुझे स्टोर करना है एक टेबल में। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा है ना, फ्रॉम से जस्ट पहले यहाँ पे लिख दूंगा इनटू, और कोई एक टेबल का नाम दे देंगे, लेट्स कॉल इट T1। ठीक है, ओके, तो पहले देख लेते हैं कि T1 टेबल हमारे पास बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हाँ, तो T1 टेबल अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कोड रन किया तो इसने दो चीज़ें किया, देखो लास्ट में 5 रोज इफेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो आउटपुट आ रहा था, ठीक है, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो आउटपुट आ रहा था, उसने उस रिजल्ट का के लिए एक टेबल बनाया, और उस टेबल में फिर रोज को भी इंसर्ट कर दिया जो आउटपुट आ रहा था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 अगर करता हूँ तो मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये कुछ नहीं करना, फ्रॉम से पहले जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें आगे इनटू लगा के कोई नाम लिख देना बस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो अभी ऐसे हम बाकी दोनों टेबल बनाते हैं। तो बाकी दो टेबल में से 1121, ठीक है, तो 1 1 इसको बनाएंगे 2, और ये 1 रहेगा और ये वाला हट जाएगा। ठीक है, इसको इस बार करेंगे T2 में इंसर्ट। तो अब ये T2 भी बन चुका है। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 1 1। ओके, लास्ट में T2 करते हैं इसको। तो इसमें हमें आउटपुट ऐसा दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, देन आया 1 1 1। तो 1 1 1 बनाने के लिए इसको डालेंगे, 1 1 1 हो गया, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से भी 3। तो अभी पूरा रन कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि अच्छा ये टेबल बन चुका है। ठीक है, ना अभी ये सारे आउटपुट्स को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1।
ठीक है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 और इसको कर देंगे T3। अब इसमें अगर देखोगे ये वही हमारे 3 टेबल बने हुए हैं जिसमें हमें ज्वाइन करना था, करेक्ट? है ना, है कि नहीं? ठीक है, Yes. चलो अब इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो हमने कहा था कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन करना है, तो सारे मतलब कोड इस एक साथ लिख फंक्शन से लेंगे। सर हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है सर। हाँ, क्रिएट भी कर दिया और डेटा भी इंसर्ट कर दिया एक ही साथ। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट का आउटपुट को टेबल की तरह स्टोर कर सकते हो, तो बस फ्रॉम से पहले इनटू लगा देना बस, कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, ओके। अभी यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 और यहाँ पे करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। इस बार करेंगे T1 डॉट सॉरी लेफ्ट ज्वाइन करेंगे T2 के साथ और स्पेलिंग गलत है, ऑन T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID। ठीक है, इतनी यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब आता है नेक्स्ट, तो लेफ्ट ज्वाइन T3 ऑन T1 डॉट ID इक्वल टू T3 डॉट ID। ठीक है, और अब इसको फाइनली क्या करेंगे, ठीक है, इसको भी रन कर देते हैं। अब ये यहाँ पे रेड लाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस एडिटर को नहीं पता कि यहाँ पे टेबल बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कोड का इशू नहीं है, तुम्हारे एडिटर का इशू है बस। तो जब रन करेंगे तो इस तरह से कुछ आउटपुट आता है, बहुत सारा, वन 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 वन, बहुत सारा। ठीक है, और फाइनली तुम्हारा आंसर आया 37 रोज। अब आते हैं अगले वाले में। यहाँ पे इसको फिर सेम चीज़ को मैं कॉपी करके रन करूँगा और इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए काम करते हैं, इस पूरे कोड को यहाँ पे काउंट स्टार लगा देते हैं बस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज डायरेक्टली दे देगा हमें, और यहाँ पे इसको कर देंगे राइट ज्वाइन। रन। ठीक है, इसमें आया 36 रोज। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, 36 ही आएगा। है ना, क्योंकि यहाँ से क्या बोलते हैं, जब राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये इसको मैं बताता हूँ, देखो ये जो 4 है, ये 4 हमारा 3 बार आएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद फिर इसके साथ एक 13 आ जाएगा टोटल, है ना, करेक्ट? 13 आया, है ना, है कि नहीं? 13 आएगा, जिसमें से 1 कितने हैं हमारे पास, 12। ठीक है, 1 12 है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा रो है 2 इधर वाला। ठीक है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन का केस था। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा था, ये लेफ्ट ज्वाइन में इधर 1 2 3 4 कितना 12 हुआ, और उसके बाद फिर एक ये एक्स्ट्रा, तो एक 1 एक्स्ट्रा, मतलब 2 वाला एक्स्ट्रा रो है, तो मतलब 12 प्लस 1 रो है ना, जिसमें से ये 12 वाला जो रो है, इसमें 12 रोज ऐसे बनेंगे 1 वाले। ठीक है, और एक रो लास्ट में एक्स्ट्रा बनेगा +1 एक्स्ट्रा रो, जो है तुम्हारा 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार मैच करेगा, है ना। अब ये जो आउटपुट आया है इसके साथ फिर हमने लिखा है लेफ्ट ज्वाइन T3। तो इसमें जब लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड से कितने 1 है हमारे पास, T1 से 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 1 है ना, करेक्ट? अब ये 12 इंटू 3 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो 1, करेक्ट? अब जब राइट ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, सेम चीज देखो, इसमें और इसमें राइट ज्वाइन करने में, लेफ्ट ज्वाइन करने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नंबर सेम ही वैल्यूज है ऑलमोस्ट, मतलब सारी चीजें मैच कर रहे हैं। तो 12 और 13 रोज तो इसमें बनेंगे, जिसमें क्या होगा, 12 वंस है और एक एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, करेक्ट? सेम सिनेरियो। बट अभी इसमें क्या है, राइट ज्वाइन लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इस आउटपुट को, इस आउटपुट को, इसको दी जाएगी ना प्रायोरिटी। तो यानी कि ये 1 1 1 तो आने ही आने हैं, और लेफ्ट साइड से जो मैच होगा सिर्फ वो आएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ये 12 + 1 वाले रोज, है ना। तो जब इसको यहाँ से राइट ज्वाइन करेंगे तो ये 1 कितनी बार मैच करेगा, इधर 12 बार मैच करेगा, ये 1 12 बार, ये 1 12 बार, तो 36 आएगा। लेकिन ये वाला जो एक्स्ट्रा एक रो है 2 वाला, वो इसके साथ कभी मैच होएगा ही नहीं, और हम कर रहे हैं राइट ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट वाले आउटपुट को प्रायोरिटी देंगे नहीं हम। ठीक है,
तो जब कितने भी मल्टीपल ज्वाइंस हो फर्क नहीं पड़ता, तुम दो दो करके उठा करके चलना। पहले दो को किया, आउटपुट जो आया उस आउटपुट के साथ फिर नेक्स्ट को करो, फिर तीन इसका जो आउटपुट आया उसको फिर नेक्स्ट के साथ करो, फिर इसका जो आउटपुट आया उसको फिर नेक्स्ट के साथ करो। ठीक है, वैसे ही चलता है। ओके, क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, जिसमें था इनर ज्वाइन, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे लिखते हैं, एंड दिस टाइम दिस विल बिकम इनर ज्वाइन। कोई मुझे गेस करके बताओ कितना रोज आएगा इसमें? 36। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। इस 36 आने का रीजन सिंपल है, देखो जब हम इन दोनों का इनर ज्वाइन करेंगे तो वही आएगा, 13 रोज आएंगे ना, जिसमें 12 वन है और एक टू है। और इसको फिर यहाँ से जब फिर से इनर ज्वाइन करेंगे तो वन वाले मैच करेंगे, है ना। सिर्फ वन वाले मैच करने के लिए, और टू वाला रो आएगा नहीं, तो वन वाले कितने हैं, 12 है, और इंटू यहाँ पे 3 है, तो 36। ठीक है, चलो अब आते हैं क्रॉस ज्वाइन पे। क्रॉस ज्वाइन तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है बस। ठीक है, और इसमें ऑन कंडीशन हट जाएगा बस। ठीक है, 60 रोज कैसे हुआ? कुछ नहीं, यहाँ सर पे कितने इसमें रोज तो हैं, बिना 5। क्रॉस लिख के भी हो जाता है ना? बिना कोड के देखो, टेबल इसमें 5 है, टेबल बिना टेबल कंडीशन थ्री। के 5 है, इसमें 4 है। ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हुआ, 5 4 20। इसमें तीन कितने हैं, 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 है बस, और कुछ नहीं है इसका आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, 60 रोज। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, चलो ठीक है, अभी जॉइंट्स हम थोड़ा यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे जॉइंट्स के। ओके, मैंने प्राइमरी की फॉरेन की बता दिया। नहीं सर। ठीक है, आज हम वही करेंगे। तो अभी तुमने जैसे देखा कि अलग अलग टेबल में ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं अपने टेबल पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो, मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास क्या है, एक आईडी कॉलम है, एक नेम कॉलम है, और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स है। ठीक है, जो आईडी है वो क्या कर सकते, कोई भी एक, अगर मैं बोलता हूँ कि आईडी नंबर 3 4 5। ठीक है, अगर मैं ये आईडी यहाँ पे सर्च करूंगा, एट मैक्स मुझे इसमें से एक ही एम्प्लॉय का रो मिल सकता है, राइट। ऐसा तो नहीं कि 3 4 5 वाले दो तीन आईडी में दो तीन एम्प्लॉय मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा सर, सिंगल होगा। नहीं, सिंगल ही होगा। यानी कि क्या है कि मेरा जो ये आईडी की वैल्यू है, ये आईडी, ठीक है, ये एक ऐसा कॉलम है जो मेरा इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, एक रो को सिंगल यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आ सकता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे आईडी वैल्यू चाहिए। तो इस आईडी कॉलम में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए नॉट नल, दूसरा होना चाहिए यूनिक। तभी होगा यूनिक। यूनिक, हमारा यूनिक, है ना। तो जब भी नॉटलर एंड यूनिक इस तरह का सिनेरियो होता है, कोई एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेबल है जिसमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, और उसमें हम कभी भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डुप्लीकेट नहीं होगा, और कभी भी नल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों वैल्यू को मिला के तुम क्या कर सकते हो, एक रो को सिंगल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट, है ना। दोनों कॉलम की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वैसे टेबल में, यस सर। है है ना। तो चाहे एक कॉलम हो, दो कॉलम हो, जो भी सेट ऑफ कॉलम्स है जो एक सिंगल रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा हमेशा, उस कॉलम को हम एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं उसको प्राइमरी की। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है नॉट नॉट नल एंड यूनिक। ठीक है, अब ये प्राइमरी की हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग नॉट नल यूनिक की लिख रहे थे, हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा रहे थे, वैसे ही प्राइमरी की का भी कंस्ट्रेंट लग सकता है। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे दो अलग सिंटैक्सेस हैं। ठीक है,
पहला वाला है तुम्हारा MySQL का, दूसरा है जो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो MySQL में थोड़ा अलग सिंटैक्स होता है, इसमें क्या होता है, सारे कॉलम नेम लिखो, फिर लास्ट में लिखो प्राइमरी की, और उसके बाद जो भी कॉलम है, ठीक है, क्रिएट के टाइम पे। और क्रिएट के टाइम पे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, एमएस एक्सेस जो हमें देखना है, उसमें क्या होता है, जहाँ पे जैसे यूनिक वगैरह लिखते थे वहीं पे प्राइमरी की लिख दो कॉलम के आगे, ठीक है। लेकिन ये तब काम करेगा जब एक सिंगल कॉलम है। जब एक से ज्यादा कॉलम हो तो उस समय तुम्हें ये वाला कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा, जो मैंने डिफॉल्ट और चेक के लिए बताया था ना, कंस्ट्रेंट के लिए, जिसमें क्या लिखते हैं, सारे कॉलम डिफाइन करो, लास्ट में कंस्ट्रेंट लिखो, फिर की का नाम दो, कुछ ना कुछ जो भी कंस्ट्रेंट का नाम है, कुछ भी यूनिक नेम दे दो, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट पहले यहाँ पे इस केस में हमेशा डिफॉल्ट जनरेट हो रहा था, यहाँ पे हम खुद मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर जो भी तुम्हारा कंस्ट्रेंट है वो लिख दो, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, और कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है उसका वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। क्लियर है? तो जब ये लगा दोगे क्या होगा, टेबल में अपने आप नॉट नल और यूनिक का कंस्ट्रेंट लग जाएगा तुम्हारे उन कॉलम के ऊपर, चाहे एक कॉलम हो, दो कॉलम हो, जो भी हो। ओके। अब ये कंस्ट्रेंट एक बार टेबल बन चुका है, उसके बाद अगर अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल्टर स्टेटमेंट। तो ये सभी में कॉमन है, ऑल्टर टेबल, ऐड प्राइमरी की और जो कॉलम पे, ठीक है। और ये एक और सिंटेक्स कॉमन है जो सभी में है, विच इज ऑल्टर टेबल पर्सन ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, प्राइमरी की और जो भी तुम्हारे कॉलम नेम्स है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स जो है कंस्ट्रेंट, ये वाला जो कंस्ट्रेंट वाला जो सिंटैक्स होता है, ये हर तरह के सिंटैक्स कंस्ट्रेंट के लिए सेम होता है, यूनिक के लिए, डिफॉल्ट के लिए, चेक के लिए, फॉरेन की के लिए, किसी के लिए भी। ओके, क्लियर? अगर कोई प्राइमरी की हटाना है तो ड्रॉप प्राइमरी की कर सकते हो, या ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब इसी का एक काइंड ऑफ पेयर है, समझ लो, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। वो फॉरेन की का जरूरत क्या आता है, फॉरेन की से कंस्ट्रेंट का क्या रिलेशन। तो अभी जैसे मान लो हमारे पास ये एम्प्लॉय टेबल था, राइट। अब यहाँ पे एक और टेबल है, सेल्स टेबल, राइट, सेल्स टेबल, जिसमें हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और बाकी अमाउंट, ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय वन ने एक सेल किया, एम्प्लॉय वन ने दो सेल किया, एम्प्लॉय टू ने एक और सेल किया, फिर एम्प्लॉय थ्री ने एक सेल किया, फिर एम्प्लॉय वन ने एक सेल किया, और यहाँ पे एम्प्लॉय फोर ने एक सेल किया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल टेबल में सिर्फ चार ही रोज है, मान लो चार ही एम्प्लॉय है, 1 2 3 4, क्या यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूंगा तो मुझे कभी भी इस 5 का नाम पता चलेगा कि एम्प्लॉय 5 कौन है? नहीं। नहीं ना, क्योंकि 5 एग्जिस्ट नहीं करता है। जो ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एक काइंड ऑफ चाइल्ड कॉलम है, इसका मेन एक्चुअल सोर्स कॉलम कहाँ पे है, एम्प्लॉय टेबल पे यस सर। है ना। तो एक्चुअल सोर्स कॉलम अगर हमारा एम्प्लॉय टेबल पे है, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रूथ यहीं पे होना, जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें हो सकती है, कोई दूसरा वैल्यू नहीं हो सकता, राइट। और यहाँ पे यस। मान लो एम्प्लॉय वन के 3 सेल है, और यहाँ पे जाके अगर मैं गलती से एम्प्लॉय वन को डिलीट कर दूँ तो उससे क्या होगा, सेम प्रॉब्लम हो जाएगा, ये वन मेरा काइंड ऑफ लटक जाएगा, जिसके अगेंस्ट कोई नाम नहीं होगा, है ना। हमें कभी पता नहीं चलेगा अच्छा एम्प्लॉय वन कौन है, क्योंकि एम्प्लॉय वन तो डिलीट हो गया। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इसको एक काम करो, टेबल जब क्रिएट कर रहे हो उसी समय इसको फॉरेन की बना दो, ठीक है। अब जब फॉरेन की बनाओगे तो वो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू ना रहे जो इस सोर्स टेबल में प्रेजेंट ना हो। यानी कि वो क्या करेगा, दो चीजें करेगा, कि अगर तुम्हारे पास ऐसा डेटा है और यहाँ पे वन भी है, सपोज मान लो एक सेकंड, हाँ, मान लो अभी तुम्हारे पास ऐसा डेटा है, तो फॉरेन की क्या करेगा, इसको अगर मैं फॉरेन की बनाता हूँ तो वो ये इंश्योर करेगा कि कभी भी यहाँ पे कभी भी ऐसा मतलब ऑर्फन वैल्यू जैसा ना हो, कि अगर यहाँ पे ऐसा डेटा है, ठीक है, इसमें अगर तुम 5 इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप एरर दे देगा, बोलेगा कि अच्छा 5 तो है ही नहीं सोर्स में, अगर फॉरेन की लगा दोगे। दूसरा चीज क्या करेगा, इसको अगर वन डिलीट करने की कोशिश करोगे तो अपने आप बोलेगा नहीं, वन डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे यूज हो रखा है, ठीक है। दोनों टेबल से वो सेफ इंश्योर करता है। क्लियर? यस सर। ठीक है।
तो इस तरह का सिनेरियो है। अब यहाँ पे ये फॉरेन की जो है हमेशा एक प्राइमरी की को ही रेफर करेगा, ठीक है। तो अभी ये फॉरेन की बनाते कैसे हैं हम लोग, सिंपल, यहाँ पे जाओ फॉरेन की पे, तो वही सेम एग्जांपल इन्होंने लिया जैसे मैंने लिया था। इन्होंने पर्सन टेबल लिया है, एक ऑर्डर्स टेबल लिया है, जिसमें पर्सन टेबल में यूनिक पर्सन आईडी है, और यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल में कौन से पर्सन का ऑर्डर है उसके लिए पर्सन आईडी से यहाँ पे ट्रैक किया है, जैसे 3312221, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे प्राइमरी की में यूनिक होना चाहिए, फॉरेन की में यूनिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी दूसरे कॉलम को रेफर कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर आएंगे क्रिएट करने के लिए, तो ये तो MySQL वाला सिंटैक्स है, तो ये तो तुम देख लेना अपने आप, ठीक है। मैं आऊँगा इसमें जो सभी के लिए कॉमन होता है, ये वाला, ठीक है। तो कैसे करना है, ऑर्डर आईडी वगैरह जितने भी कॉलम है तुमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये अब उसके बाद फिर ये ऑर्डर टेबल में हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर टेबल कहाँ गया, ये वाला, जिसमें ये ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है, लेकिन ये पर्सन आईडी किसी दूसरे कॉलम को रेफर कर रहा है इसमें। तो यानी कि ये वाला कॉलम मेरा फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, ऑर्डर टेबल डिफाइन किया, तो यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़ चला उनका, ठीक है। ऑर्डर आईडी को इन्होंने प्राइमरी की वगैरह बनाया। लास्ट में क्या किया, कंस्ट्रेंट लिखा, की का नाम दिया, फॉरेन की लिखा, और जिस कॉलम में फॉरेन की लगाना है इस टेबल में ये पर्सन आईडी पे फॉरेन की लगाना है ना, तो पर्सन आईडी। फिर लास्ट में इसमें लिखा रेफरेंसेस, जिस सोर्स को रेफर करता है उसका उसका लोकेशन दे दिया कि रेफरेंसेस पर्सन टेबल के अंदर पर्सन आईडी। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम ऑल्टर स्टेटमेंट से भी कर सकते थे। ऑल्टर स्टेटमेंट से भी मैं इसको इग्नोर करूंगा, ये वाले पे देखेंगे क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन होता है। तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ऐड कंस्ट्रेंट, की का नाम, फॉरेन की कौन से कॉलम पे, पर्सन आईडी पे। अब ये किसको रेफर करता है, तो रेफरेंसेस पर्सन पर्सन आईडी। तो इतना लिख दोगे तो अपने आप वो कंस्ट्रेंट तुम्हारा लग जाएगा, जो इंश्योर करेगा कि ऑर्फन वैल्यू कभी इंसर्ट ना हो और यहाँ से वैल्यू डिलीट होकर इसमें कोई ऑर्फन चाइल्ड जैसा वैल्यू ना आ रहे, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट्स यहाँ तक? नो सर। ओके, ठीक है। अब आज हम कुछ नया ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहीं पे प्राइमरी के फॉरेन की पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इससे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर लास्टली तुम्हारा जो मेन एडवांस टॉपिक बचेगा वो है हमने केस स्टेटमेंट नहीं किया ना अभी तक। नहीं सर, अभी नहीं किया। हाँ, तो केस स्टेटमेंट रहेगा और उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस में एडवांस फंक्शन रहते हैं, ठीक है। तो वो करके उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर?